कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी में खरीदारी। एमसीएक्स पर 46,000 के पार निकला सोना। चांदी में भी बढ़त पर कारोबार। एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स पर रहेगी नजर। डॉलर में कमजोरी और मजबूत इकोनॉमिक डेटा से बेस मेटल्स में चौतरफा खरीदारी। एलएमई कॉपर 4 हफ्ते की ऊंचाई के करीब। चीन में स्टेनलेस स्टील की डिमांड बढ़ने से निकल भी चमका। कच्चे तेल में जोरदार तेजी। ब्रेंट $63 के पार। एमसीएक्स क्रूड में 2% का उछाल। इकोनॉमी में स्ट्रांग रिकवरी की उम्मीद से क्रूड को सपोर्ट। मजबूत डिमांड और तंग सप्लाई से कपास खली और कॉर्न के भावों में तेजी। एनसीडीएक्स पर कपास खली करीब 2% मजबूत। उधर ग्लोबल मार्केट्स में 8 साल के ऊपरी स्तर पर मक्के के भाव। कई दिनों की तेजी के बाद खाने के तेलों में सुस्ती। सोयाबीन करीब 0.5% फिसला। सीपीओ, सोया ऑयल और सरसों में भी फ्लैट कारोबार। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल और पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। तपन, आपसे पहले जानना चाहेंगे, एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स आज जारी होने हैं, बाजार की उस पर नजर है, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने डॉलर वीकनेस का असर देखा है। रुपया जिस तरह से आज डिप्रिशिएट हुआ है उसका भी असर यहाँ पर कैलकुलेशंस में है। ओवरऑल आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज कहाँ होंगी? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। इंडियन बाजार की बात करें तो रुपये में जो डेप्रिशिएशन आज हुआ है तो उसका बहुत फायदा मिला है प्राइजेस में। सारे नॉन एग्री कमोडिटीज में उसका फायदा देखने को मिल रहा है, खास करके बुलियन में देखने को ये मिल रहा है। और ग्लोबल बाजार की बात करें तो नो डाउट कॉमेक्स में जो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस है वो म्यूटेड ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है वहाँ पे फेड के मिनट्स का इंतजार कर रहा है रात को, तो उसके कारण थोड़ा साइडवेज टू डाउन का ट्रेड वहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बुलिश ट्रेंड है, जो रिकवरी ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो गोल्ड में मेरी राय रहेगी कि 46,400 के ऊपर आज के हाई के ऊपर जो ब्रेक होता है प्राइसेस, तो वहां से बाय करें, क्योंकि शाम तक यहाँ से थोड़ा करेक्शन प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो मेरी राय रहेगी कि बढ़ते ट्रेंड में बाय किया जाए। तो 46,400 के लेवल से बाय करें। स्टॉप लॉस 46,200 का रखें। टारगेट ऊपर में 46,700 का रहेगा गोल्ड में। मेरी दूसरी पिक कॉपर में रहेगी। सारे बेस मेटल्स में काफी तेजी देखने को मिल रही है, तो फेवरेट कमोडिटी मेरी कॉपर ही है। तो 692 के लेवल से कॉपर में बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर में 698 रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 688 का रख के कॉपर में बाय किया जा सकता है। और अपार्ट फ्रॉम कॉपर, निकल और जिंक में भी काफी तेजी देखने को मिल रही है। दोनों में कंसोलिडेशन रेंज के बाद ब्रेकआउट मिल रहा है। चाइना में स्टील में जो डिमांड है उसके साथ निकल और जिंक में आज लगभग 1.5% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। तो निकल और जिंक दोनों में मुझे लग रहा है जिंक में 235 का टारगेट आ सकता है, और निकल की बात करें तो 1310-1320 के लेवल तक प्राइसेस जा सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर चौतरफा मेटल्स में देखने को मिल सकती है, जहां पर आज तेजी के साथ हमने कारोबार होते हुए देखा भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतनी तेजी नहीं है, लेकिन भारतीय बाजारों में क्लियरली यहाँ पर रुपये का सीधा इंपैक्ट कैलकुलेशन के तौर पर नजर आ रहा है। बीरेन जी, आपसे जानना चाहेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि खरीदारी यहाँ पर अभी भी कई एरियाज में है, लेकिन खाने के तेलों में अब फाइनली हमने एक कंसोलिडेशन लौटते हुए देखी। यहाँ रिफाइन में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आया है आफ्टर काफ़ी अच्छा रनअप था इसमें। यहाँ मैं सीपीओ पे बाई साइड का कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो चांस लूँगा, क्योंकि इंडोनेशिया में फ्लड को देखते हुए आगे शायद थोड़ा सप्लाई डिसरप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे अप्रैल सीपीओ पे मैं करीबन 1130 का डिप मिले, अगर 1130 के आसपास बाई करूंगा। 1165 का टारगेट रहेगा और 1117 का 1170 का स्टॉप लॉस रहेगा। धनिया में शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करूंगा। मई धनिया में 7500-7500 पे सेल साइड टारगेट रहेगा 7200 और स्टॉप लॉस रहेगा 7633। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर सीपीओ में, लेकिन बिकवाली आपको यहाँ पर धनिया में देखने को मिल सकती है। वो टारगेट्स आपको दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और कपास खली और मक्के के भावों की बात करेंगे, जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में एनसीडीएक्स की अगर बात करें तो यहां पर कपास खली में आज भी 2% की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मक्के के भाव 8 साल के हाईज पर लगातार कारोबार कर रहे हैं।
कॉटन सीड ऑयल केक और कॉर्न के दामों में बढ़ोतरी का असर पोल्ट्री कारोबार पर क्लियरली देखने को मिला है। हमारे साथ ब्रॉयलर ब्रीडर्स एसोसिएशन नॉर्थ के प्रेसिडेंट गुरमिंदर बिस्ला आप जुड़ेंगे, यहाँ पर उनसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बीरेन जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह का रनअप हमने यहाँ पर मील्स में देखा है, मील एक्सपोर्ट्स में आते हुए देखा है, क्लियरली पोल्ट्री इंडस्ट्री ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो किया ही है प्राइस राइज के लिए। आप इसे कैसे देखते हैं, भावों की मूवमेंट को? इसमें ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। प्रोटीन मार्केट जिसको बोलेंगे, चाहे सोयाबीन हो या रेप हो या इवन एनिमल मील हो, ये शॉर्टेज इतनी सीवियर है कि चाइना को कॉटन फीड सेक्टर के लिए राइस रिजर्व में से राइस को रिलीज करना पड़ा। मैंने ऐसे फिनोमेना पिछले 30 साल से मैं हूँ, तो ऐसा मैंने कभी इतना सीवियर शॉर्टेज नहीं देखा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट रनअप जो आएगा, अभी भी रनअप जो बाकी है वो मेज में आएगा। प्रोबेबली इंडियन मेज कुड स्पॉट, और एंटायर चेन है जो चाहे सोयाबीन हो या वीट हो या इवन कॉर्न हो, वेदर का भी थोड़ा कंसर्न है, बैलेंस शीट काफी टाइट है, और जो प्रोड्यूसर कंट्री है उन लोगों की ड्यूटी एक्टिविज्म, जैसे रशिया ड्यूटी बढ़ा रहा है, आगे शायद ब्राजील भी प्रो एक्टिव बन जाए। तो 2-3 महीना तो मैं समझता हूँ, मैं शॉर्ट साइड कोई बायस नहीं रखूंगा इसमें। तेजी जैसे आपने कहा बीरेन जी, यहाँ पर काफी हद तक सोयाबीन में मक्के में जिस तरह से देखने को मिली है, उसका पोल्ट्री इंडस्ट्री पे हमने एक इम्पैक्ट आते हुए देखा ही। और आपने जैसे कहा कि कई सालों में, कई डेकेड्स में इतनी शॉर्टेज बाजारों में देखने को मिली है, और ये अंतर्राष्ट्रीय फिनोमिना है जिसका असर हमने सेक्टर पे पड़ते हुए देखा है। गुरमिंदर बिस्ला जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से भावों में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, एज अ पोल्ट्री सेक्टर आप इस प्राइस राइज को कैसे देखते हैं? ऐसे है कि आप देखिए, जनवरी के अंदर जो है, मान लो सोया डीओसी थी तो 32,000 रुपए थी, आज 55,000 रुपए है। यानी कि उसके अंदर 70% रेट ज्यादा है। इसी तरह से आपकी रेप मिल है, उसी के अंदर 15% है। जीएनई के अंदर, उसके अंदर 50% है। आपका जो आज के टाइम जो मतलब पोल्ट्री के लिए फीड बना हुआ है, तैयार होता है, वो लगभग 32-33% महंगा हो चुका है। तो इसके कारण जो हमारी जो क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो काफी प्रभाव उसके ऊपर आया हुआ है। तो उसके कारण मतलब इतने महंगे रेट के अंदर मतलब उसकी डिमांड कम है, जिससे पोल्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। जी गुरमिंदर जी, जैसे आपने कहा कि जनवरी ऑनवर्ड्स यहाँ पर भावों में जोरदार उछाल देखने को मिला है, मांग के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट है, लेकिन किस तरह का इम्पैक्ट है, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में समझा सके कि किस तरह की मांग में कमी यहाँ पर आते हुए नजर आई है? नहीं, डिमांड के अंदर ऐसे है ना, तो क्या होता है कि भाई मान लो एक प्रोडक्ट जो है वो काफी कॉस्टली हो जाता है, तो उसके ऊपर से लोग डाइवर्ट कर जाते हैं दूसरी चीज के अंदर। तो मान लो पोल्ट्री मीट से वो डाइवर्ट हो जाएंगे, आपके फिश के ऊपर डाइवर्ट हो जाएंगे, या मटन के ऊपर हो जाएंगे, या पोर्क के ऊपर हो जाएंगे, वो दूसरी उसके ऊपर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ इतने ज्यादा ऊंचे रेट होने के कारण मतलब दूसरी तरफ डाइवर्ट होने के कारण हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काफी लॉस हो जाता है। एब्सोल्युटली। गुरमिंदर जी, ऑल्सो कोविड का काफी ज्यादा यहाँ पर असर रहा है, और पोल्ट्री इंडस्ट्री ने इसका ब्रंट भी देखा है, और कई महीनों की डाउनसाइड के बाद पिछले 3-4 महीने यहाँ पर कुछ बेहतर होने लगे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से भाव यहाँ पर बढ़े हैं मील के, और जिस तरह से फिर से यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हुई हैं काफी सारी स्टेट्स में, कहाँ देखते हैं आप ओवरऑल पोल्ट्री इंडस्ट्री को? नहीं, ओवरऑल पोल्ट्री तो ऐसी है 2019 के अंदर तो वैसे ही काफी मतलब मंदा था पोल्ट्री के अंदर। ठीक है, उसके बाद कोविड ने बिल्कुल मतलब पोल्ट्री को बिल्कुल गर्त के अंदर धकेल दिया। उसके बाद पोल्ट्री थोड़ी ही अच्छी हालत में चलने लगी थी। उसके बाद अभी लगभग दो महीने से ये एक रूमर आया अभी ये आपका बर्ड फ्लू का जी, तो उसने फिर दोबारा से पोल्ट्री को मतलब बिल्कुल ये मतलब गर्त के अंदर धकेल दिया। अब दोबारा से ठीक ठाक हुई अभी ये जो क्या नाम है, जो डीओसी वगैरह के जो रेट वगैरह है, फीड के रेट हैं, इसके कारण काफी नुकसान में है पोल्ट्री।
गुरविंदर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफी सारी कंसर्न्स वहां पर हैं जहां तक पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात है। सिर्फ भाव बढ़ना ही नहीं, लेकिन कोविड की वजह से, बर्ड फ्लू की वजह से काफी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर एज ऑफ नाउ प्रेशर आते हुए देखा है। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं आगे जाके अब प्राइसेस को? जैसे आपने कहा कि कंसर्न्स हैं, बनी हुई हैं, शॉर्टेजेस भी हैं, ग्लोबल फिनोमिना है, लेकिन यहाँ से अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री वाले एक फोरकास्ट मांगे कि डीओसी के भाव या आगे जाके मील के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, तो आप क्या राय देंगे? स्पेशली सोयाबीन में स्ट्रक्चरल डेफिसिट स्टोरी है, क्योंकि वहाँ काफ़ी इन्वेंट्री यूएस में भी लो है, यहाँ भी लो है। जिस हिसाब से फॉरवर्ड मार्केट से जो रुझान मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तेज सोयाबीन है। मेरे हिसाब से पोल्ट्री और फीड इंडस्ट्रीज को कोई अल्टरनेटिव ढूंढना होगा। जो ब्लेंडेड फीड स्टॉक्स आते हैं, जैसे मक्का या राइस ब्रान, केक, वो सब मिला के जो स्पेशली लार्ज प्लांट्स बनाते हैं, दैट कुड बी द ओनली वायबल ऑप्शन एज ऑफ नाउ। जैसे गुरमीत जी कह भी रहे थे कि लोग सस्ती चीज़ों पे, वायबल चीज़ों पे ऑलरेडी शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्लियरली वो ट्रेंड हमने होते हुए देखा ही है। और बीरेन जी, कोकुड पे फिर क्या राय है? आगे जाके भाव कैसे रह सकते हैं, क्योंकि लगातार तेजी है, 2% की बढ़त आज भी? यहाँ भी बाय एंड डिप्स प्रेफर करूंगा मैं। 25-50 के आसपास बाय कर सकते हैं। 2660 का टारगेट रहा। यहाँ मैं ओवरली ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, क्योंकि कहीं मुझे हिडन इन्वेंट्री स्पेशली कॉटन सीड में मैं सेंस कर रहा हूँ कहीं। बट एज ऑफ नाउ सब चीज़ों का जो तेजी है उसका इसको भी सपोर्ट मिल रहा है। ऑलराइट, खरीदारी की राय वो एक सेक्टर है यहाँ पर जो थोड़ी सी चिंताजनक यहाँ पर स्थिति प्रस्तुत करता है, लेकिन जैसे कि बात की जा रही है कि थोड़ा सा लंबा फिनोमिना है। अगर यूएसडीए की रिपोर्ट देखें तो उसके लिहाज से भी पिछले सालों में कई सालों के बाद बुआई का एरिया बेहतर है, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अभी भी कम है। बाजार को लग रहा था क्योंकि भाव यहाँ पर 8 साल के हाइस पे लगातार बने हुए हैं, इन्वेंट्री कम है, तो उसका फायदा शायद यहाँ पर किसान उठाना चाहेंगे, लेकिन वो नंबर्स भी उस चीज को नहीं दर्शाते, तो उसका फायदा भी यहाँ पर फिर से प्राइसेस को मिला है। लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, बाद में जब लौटेंगे तो दर्शकों को भी जोड़ेंगे अपने साथ, उनके भी लेंगे सवाल। आपका स्वागत है कमोडिटी कॉल में। अपने दर्शकों को जोड़ने का समय है और हमारे साथ सूरत से साहिल जुड़े हैं। साहिल नमस्कार। और आपके पास कोकुड है, क्योंकि आप पहले भी कॉल कर चुके हैं और आप कोकुड की इन्वेंट्री होल्ड भी करते हैं। हाँ मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्कार साहिल। मैडम मेरा सवाल बीरेन सर से है कि आप मुझे कपास खाली मुझे मई मंथ में मुझे बाई करना हो तो मैं कौन से लेवल पे मैं बाई कर सकता हूँ? साहिल, आपके पास जो पहले की इन्वेंट्री थी आपने निकाल दी है, वो पहले जी पोजीशन थी? हाँ मैडम। अच्छा, हाँ मैडम, वो मेरा क्लोज। ओके, वीरेन जी अब नई पोजीशंस बनाना चाहते हैं साहिल, मई के महीने में क्या राय है? 2550 के आसपास बाई करना चाहिए। अभी 2590 चल रहा है, यहाँ से 30-40 रुपए नीचे वो बाइंग एंट्री कर सकते हैं और उनका टारगेट करीबन 26-50-60 का रखना चाहिए। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो 50% 50% प्रॉफिट वहाँ बुक करें और आगे 2720 तक राह देख सकते हैं। और जो पोजीशन लेते हैं उसका भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2490 2500 के आसपास होना चाहिए। राइट साहिल, वो आपके लिए राय है। खरीदारी करके आपको यहाँ पर काम करना है मई में भी, और बीरेन जी की आज बाइंग कॉल भी यहाँ पर कोकुड में ही है, तो क्लियरली आपकी जो बाइंग स्ट्रैटेजी है या जो पोजीशन आप लेना चाहते हैं उसके लिए लेवल्स आपको बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और रायपुर से प्रतिभा हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रतिभा नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रतिभा, आप कैसी हैं? जी बढ़िया है मैम। मैम एक्चुअली मैंने 1 अप्रैल को सिल्वर को सेल किया था, 5 मई वाला। हाँ जी। एक लॉट में 63760 से। ओके जी, जो कि अभी बहुत लॉस हो रहा है मेरा उसमें। मैंने कैरी फॉरवर्ड में भी किया है बट इट्स गोइंग वेरी लॉस। तो मुझे बताइए क्या करना चाहिए? प्रतिभा, लोग चांदी खरीदते हैं, आपने बेची क्यों? दैट्स अपार्ट फ्रॉम दैट, तपन क्या राय देंगे? क्लियरली प्रतिभा को लग रहा था कि यहाँ से कुछ और मुनाफा वसूली आएगी, और चांदी में हमने अच्छी खासी करेक्शन भी अपने हाई से आते हुए देखी है। एक लॉट की इनकी बिकवाली है 63,760 के लेवल्स पे। प्रतिभा, आपसे जानना चाहेंगी कि क्या स्ट्रैटेजी अब यहाँ से बनाएं?
जी, जैसा मैंने बताया कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है क्योंकि फेड मिनट्स है रात को, तो उसके कारण ग्लोबल इंडेक्सेस के साथ यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। तो मेरी राय ये है कि 66,500 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और प्राइसेस नीचे में 65,400, 65,200 की रेंज आ सकती है, तो वहाँ पे एक बार आप एग्जिट कर दें, यही मेरी राय रहेगी। और तपन, आगे जाके प्रतिभा को अगर कमाई करनी हो सोने चांदी में तो क्या पोजीशंस बनानी चाहिए, फ्रेश पोजीशंस? जी, सोने और चांदी में बाय एंड डिप्स का ही व्यू रखे। सिल्वर में खास करके 63,000 जो आपकी सेलिंग रेंज है वहीं से आप बाइंग वापस से शुरू कर सकते हैं। तो 65 से 63,000 की जो रेंज है वहां से एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो वहीं से आप बाइंग शुरू करें। टारगेट ऊपर में 68,000 और 72,000 के आ सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। सेम गोल्ड में भी 46 से 46,000 से 44,500 का जो रेंज है वो एक अच्छी बाइंग रेंज है, तो उसमें वहां पे से भी बाइंग शुरू कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट 48,500 और 51,800 के आ सकते हैं। ऑलराइट प्रतिभा, वो आपके लिए राय है। आगे जाकर आप डिप्स में सोने चांदी में खरीदारी कर सकते हैं। ये जो करंट आपका जो होल्डिंग है शायद इसमें हल्का सा लॉस आपको बुक करना पड़ जाए, लेकिन आपकी आगे की ट्रेडिंग्स के लिए ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और एक व्हाट्सएप ले लेते हैं। नागपुर से रमन लिखते हैं कि 2 लॉट कॉपर इन्होंने खरीदे हैं 645 के लेवल्स पे, तो अच्छे खासे मुनाफे पे ये खड़े हैं। यहाँ से तपन ये क्या करें? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पोजीशन है और मेरे हिसाब से ये पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। 698 का यहाँ से शॉर्ट टर्म का टारगेट है, अगर वो ब्रेक होता है तो 720 की रेंज आ सकती है कॉपर में, तो होल्ड अपनी पोजीशन रख सकते हैं। और नीचे आने पे और ऐड करना चाहे 670 से लेके 680 की जो रेंज है वहाँ से अगर प्राइस आती है तो वहाँ से भी वो अपनी पोजीशन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड जो है बुलिश है, तो मेरे हिसाब से पोजीशन अपनी होल्ड रखनी चाहिए। चलिए होल्ड करिए, अच्छे खासे मुनाफे में आप यहाँ पर हैं और यहाँ से और बेहतर मुनाफा आपको मेटल्स में देखने को मिलेगा, कॉपर स्पेशली जहाँ पर आपकी फिलहाल पोजीशन है। एक और व्हाट्सएप ले लेते हैं और ये हरियाणा से सोनू जो कि एक किसान है, उन्होंने हमें लिखा है कि 100 क्विंटल इनके पास मस्टर्ड पड़ा हुआ है। जानना चाहते हैं कि आगे जाकर कैसे भाव रह सकते हैं। नई आवक बाजार में आ रही है तो उसके चलते क्या रेंज रह सकती है? बीरेन जी। शॉर्ट टर्म आउटलुक इसका पॉजिटिव रहेगा खाने के तेलों की तेजी को चलते हुए। फिजिकल के हिसाब से हम इसको करीबन लूज मस्टर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, करीबन 5600-6000 के बीच, और फ्यूचर्स के हिसाब से यहाँ से 200-300 रुपया और तेज देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से हल्की सी बढ़त है, लेकिन ऑफ कोर्स बाजार यहाँ पर कैप्ड रहेंगे। बीरेन जी, आपको क्या लगता है किस तरह की सरसों की फसल देखने को मिल सकती है? आप अपना भी काफी एनालिसिस और सर्वेज वगैरह करते हैं और काफी डाइवर्जेंट नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं हमने। इनिशियल जो एस्टिमेट था 100 लाख टन का, वो तो नेचुरली ओवर ऑप्टिमिस्टिक था। मेरा कुछ आकलन बेस्ड ऑन माय इंटरेक्शन विद फार्मर्स और इंडस्ट्री, मुझे कहीं 80-84 के बीच लग रहा है। बेस्ट केस में भी वो शायद 85 के ऊपर रियलाइज नहीं होगा। ओके, तो फसल एस्टिमेट्स भी यहाँ पर आते हुए, लेकिन इसी बीच हमारे पास एक और अभी व्हाट्सएप आया है और ये देहरादून से विपिन लिखते हैं कि नेचुरल गैस के 3 लॉट इन्होंने खरीदे हैं 192 के लेवल पे। तपन क्या राय है इनके लिए, कहाँ जाते हुए नजर आते हैं प्राइसेस? जी, करंट ट्रेडिंग रेंज है उसी में उनकी पोजीशन है, तो मेरे हिसाब से फिलहाल तो पोजीशन होल्ड रखे। 187 का स्टॉप लॉस बनाए रखे। ऊपर में 192-195 की रेंज है, वहां तक प्राइस आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वहां से एक बार एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि नेचुरल गैस में सेल प्राइस का व्यू बना के रखना चाहिए, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में फायदा ज्यादा होगा क्योंकि स्प्रिंग सीजन है, तो उसके हिसाब से नेचुरल गैस में डिमांड जो है वो कम रहेगी, तो सेलिंग का व्यू रख के नेचुरल गैस में ट्रेड करें। ऑलराइट, बिकवाली करके यहाँ पर काम करें और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशंस हैं तो वहाँ पर मुनाफा लेके निकलने की ट्राई करें। लेकिन इसी के साथ कमोडिटी काल में आज इतना ही समय है। तपन, बीरेन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लेके आएंगे मार्केट्स टुडे।